Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल को नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस मिस किए हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले सारे वीडियोस देख सकते हो। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो टॉपिक है एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। ये टॉपिक नंबर 11 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 से। और इस टॉपिक में जो हम सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, एडसॉर्प्शन, types of adsorptions, factor affecting adsorption, adsorption isotherm, application of adsorption, catalyst, adsorption theory of heterogeneous catalysis and colloids। जिसमें से जो पहले 3 टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन, एडसॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के टॉपिक्स आने वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक इंट्रोडक्शन से। तो एडसॉर्प्शन बेसिकली है क्या? तो यदि आप एक मिल्क के कंटेनर में एक स्पून को डीप करके बाहर निकालते हो तो आप उस स्पून के सरफेस पे ऐसे एक मिल्क का लेयर देखते हो। ये मिल्क का लेयर एक्चुअली क्या है? ये मिल्क का लेयर एक्चुअली एडसॉर्ब मिल्क है जो स्पून के सरफेस पे एडसॉर्ब हुआ है। या फिर आप एक रेफ्रिजरेटर में से एक बॉटल बाहर निकालिए, उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रहने दीजिए। कुछ देर बाद आप कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है उस बॉटल के सरफेस पे देखोगे। तो अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे जो वाटर है एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में, वो वाटर जो एयर से आके एडसॉर्ब हो रहा है वाटर बॉटल के सरफेस पे। तो बॉटल के सरफेस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वापस एडसॉर्प्शन। जो एयर का वाटर है वो बॉटल के सरफेस पे एडसॉर्ब हो रहा है। तो ये मिल्क का एग्जांपल हो जो स्पून पे एडसॉर्ब हो रहा हो, या फिर वाटर का जो बॉटल के ऊपर एडसॉर्ब हो रहा है। तो ये दोनों फिनोमिना जो है वो एडसॉर्प्शन है और दोनों भी ये सरफेस फिनोमिना है क्योंकि दोनों सरफेस पे हो रहा है। तो ये बेसिकली है व्हाट इज एडसॉर्प्शन विद सिंपल एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं एडसॉर्प्शन कैसे और क्यों होता है। तो कभी भी कोई भी लिक्विड या सॉलिड का सरफेस कंसीडर कीजिए, ठीक है? सॉलिड या लिक्विड का सरफेस जो यहां पे एक डायग्राम में दिया हुआ है। तो जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड या सॉलिड के ऊपर, वो अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं या फिर अनसैचुरेशन स्टेट में होते हैं। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है जो लिक्विड के अंदर है, सरफेस के अंदर है, वो देखिए बैलेंस्ड है। बट जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस या मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पे प्रेजेंट है, देखिए अनबैलेंस्ड है या फिर अनसैचुरेशन स्टेट में है। तो इन सॉलिड्स आयंस या फिर मॉलिक्यूल जो सरफेस ऑफ क्रिस्टल पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रॉपर फोर्सेस वर्क नहीं करते। उनके फोर्सेस जो है वो सैटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उनमें प्रॉपर क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता है विद अदर पार्टिकल्स। तो सॉलिड में जो क्रिस्टल्स होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो अंदर प्रेजेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके सारे फोर्सेस सेटिस्फाइड है। जो सरफेस पे प्रेजेंट है उनमें सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स वर्क कर रहा है और यहां से तो फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है सॉलिड के उस सरफेस पे, जिसकी वजह से उनके फोर्सेस सेटिस्फाइड नहीं होते। और लिक्विड में भी सेम कंडीशन है। आप देख सकते हो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल अंदर है उसमें चारों तरफ से फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है, बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके फोर्सेस बैलेंस नहीं है। और इसकी वजह से ये जो है फोर्सेस अनसैटिस्फाइड या अनबैलेंस होने की वजह से जो अनसैचुरेशन सॉलिड और लिक्विड के सरफेस होते हैं वो टेंड करते हैं कि वो अट्रैक्ट कर सके गैसेस को या फिर डिसॉल्व सब्सटेंसेस को जो उनके क्लोज कांटेक्ट में आए।
इसलिए स्पून के सरफेस ने मिल्क का एक लेयर चढ़ा लिया, क्योंकि स्पून के सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स थे वो अनसेटिस्फाइड फोर्सेस के साथ थे, और इसलिए जैसे वो स्पून मिल्क के कांटेक्ट में आया, उसने एटमॉस्फेयर से, उसके सराउंडिंग से कुछ पार्टिकल्स को अपने क्लोज कांटेक्ट में ले लिया अपने फोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये सब्सटेंसेस फिर एक्युमुलेट हो जाते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, और ये एक्युमुलेशन को कहते हैं एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन बेसिकली क्या है, ये होता है क्योंकि वहां पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड या लिक्विड के, उनके फोर्सेस अनसैटिस्फाइड रह जाते हैं, अनबैलेंस्ड रह जाते हैं, वो अनसैचुरेशन स्टेट में रह जाते हैं, जिसे सेटिस्फाई करने के लिए उनके कांटेक्ट में आने वाला कोई भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस के साथ वो एडसॉर्प्शन करने लगते, एक्युमुलेट करने लगते हैं उनके ऊपर अपने सरफेस पे, अपने फोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसे एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो व्हाई डज एडसॉर्प्शन अकर? तो एडसॉर्प्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। इस डिस्पर्शन फोर्सेस को लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, या फिर वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। तो एडसॉर्प्शन पे कौन से दो फोर्सेस वर्क करते हैं? तो पहला है डिस्पर्शन फोर्सेस, दूसरा है वंडरवॉल फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो शॉर्ट रेंज और एडिटिव फोर्सेस होते हैं। एडसॉर्प्शन जो फोर्स है वो एक्चुअली सम होता है ऑफ ऑल द इंटरैक्शन बिटवीन ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स के बीच में जो इंटरैक्शन है, वो इंटरैक्शन का जो भी सम होगा, ये इंटरैक्शंस का जो भी सम होगा, वो होगा एडसॉर्प्शन फोर्स। जो पुलिंग इंटरैक्शन होता है, जो सरफेस ऑफ लिक्विड फेस करता है टू टाइटन लाइक इलास्टिक फिल्म, ठीक है। तो जो आपका लिक्विड का एक सरफेस है, उसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर, वो एक फोर्स जो है वो महसूस करते हैं अंदर वाले मॉलिक्यूल से, जो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो डायग्राम में। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल बी प्रेजेंट है, वो एक फोर्स महसूस कर रहा है अंदर वाले मॉलिक्यूल से, और ये फोर्स की वजह से वो एक टाइटिंग महसूस करते हैं अपने सरफेस के ऊपर, और एक इलास्टिक फिल्म जैसा महसूस करते हैं। वो मेजर ऑफ इलास्टिक फोर्स, जो ये इलास्टिक फोर्स जनरेट हो रहा है सरफेस ऑफ लिक्विड पे, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक्चुअली एक फोर्स है जो सरफेस ऑफ लिक्विड पे काम करता है, क्योंकि उसके जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर से घिंचाव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलास्टिक फिल्म जैसा लेयर बन जाता है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को यदि डिफाइन करना हो तो उसका डेफिनेशन इस तरह से है, सरफेस टेंशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और इंक्रीज द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया। मतलब सपोज इतना आपका सरफेस एरिया है एक लिक्विड का, तो ये सरफेस टेंशन मतलब क्या, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको इनपुट करना होगा इस सरफेस एरिया को एक यूनिट एरिया से थोड़ा ज्यादा बढ़ाने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा उसे कहेंगे सरफेस टेंशन। अब हर एक लिक्विड का एक टेंडेंसी होता है कि वो मिनिमम सरफेस टेंशन मेंटेन करे, कि उसके पास मिनिमम सरफेस टेंशन हो या फिर डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी हो, और उसे मिनिमम सरफेस टेंशन को मेंटेन रखने के लिए या फिर डिक्रीज ऑफ एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए वो करता है एडसॉर्प्शन। तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए देखिए मैं यही डायग्राम का हेल्प लेती हूँ। तो बी जो मॉलिक्यूल, उसके साथ क्या हो रहा है, बी मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ घिंचाव महसूस कर रहा है ए मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि ए मॉलिक्यूल के बैलेंस फोर्सेस हैं, वो घिंच रहा है ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के अपने अंदर तरफ, और बी वाला मॉलिक्यूल अंदर की तरफ घिंचाव महसूस कर रहा है क्योंकि उसके फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, वो अनसैचुरेशन स्टेट में है, और इसकी वजह से जो ये है उसके ये जो घिंचाव है, ये जो टेंशन है, उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। हर एक मॉलिक्यूल चाहेगा कि उसका सरफेस टेंशन मिनिमम हो, तो मिनिमम सरफेस टेंशन मेंटेन करने के लिए उसको बी मॉलिक्यूल को बैलेंस करना होगा। बी मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए उसे एडसॉर्प्शन करना होगा कि बी मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आए, जिससे उसके फोर्सेस बैलेंस हो जाए,
जिससे उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाए और उसके पास मिनिमम फ्री एनर्जी हो। और इसके रीजन की वजह से जो मिनिमम सरफेस टेंशन मेंटेन करने का रीजन है, उसकी वजह से एड्सॉर्प्शन होने लगता है लिक्विड के सरफेस पे या सॉलिड के सरफेस पे। अब जो टर्म्स इन्वॉल्व है एड्सॉर्प्शन के साथ, दो टर्म्स है। पहला टर्म जो आपको याद रखना होगा वो है एड्सॉर्बेंट और दूसरा है एड्सॉर्बेट। देखिए, बेंट और बेट। तो एड्सॉर्बेंट मतलब क्या? वो मटेरियल या सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है, उसे कहते हैं एड्सॉर्बेंट। मतलब स्पून और मिल्क में, तो ये स्पून और यहां पे जो है मिल्क का एक लेयर है, तो ये स्पून क्या हुआ? एड्सॉर्बेंट हुआ, क्योंकि ये जो है वो बल्क अमाउंट में प्रेजेंट है और इसके सरफेस पे जो है एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो स्पून हुआ एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेट क्या है? वो सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट के ऊपर, उसे कहेंगे एड्सॉर्बेट। तो मिल्क जो है यहां पे, ये मिल्क क्या हुआ? एड्सॉर्बेंट, बेट। तो बेंट मतलब, एड्सॉर्बेंट मतलब वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एड्सॉर्बेट मतलब वो सब्सटेंस जो एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स इस तरह से है। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एनी अदर गैस on finely divided metals like platinum, palladium, copper, nickel, ये एड्सॉर्प्शन है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए ये मेटल्स है ना, कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, निकल। तो ये मेटल्स के जो सरफेस होते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है, जिनके सरफेस पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस को एड्सॉर्ब करवाया जाता है और ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस है एक लेयर बना लेते हैं इन मेटल सरफेस के ऊपर और वहां पे फिनोमेना दिखाते हैं एड्सॉर्प्शन। या फिर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल मतलब पाउडर फॉर्म ऑफ चारकोल लिया जाता है और इस पाउडर फॉर्म ऑफ चारकोल के सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एड्सॉर्प्शन करवाया जाता है। अगेन इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। या फिर रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक ऑर्गेनिक डाई दैट इज मिथिलीन ब्लू। तो क्या किया जाता है, यदि आप एक सोल्यूशन लें जिसमें मिथिलीन ब्लू प्रेजेंट हो, तो सोल्यूशन ब्लू कलर का होगा, तो उसमें जो है चारकोल का पाउडर थोड़ा सा डाल दो उस सोल्यूशन के अंदर। अब उसको शेक करो, थोड़ी देर के बाद आप पाओगे कि वो सोल्यूशन कलरलेस है, शेक करने के थोड़ी देर बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा डाई जो मिथिलीन ब्लू है उसके मॉलिक्यूल्स अब सरफेस ऑफ चारकोल पे एड्सॉर्ब हो चुके हैं और इसलिए सोल्यूशन अब कलरलेस हो गया। तो ये थे कुछ एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको समझना होगा डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में एक डी और बी का फर्क है सिर्फ। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट नहीं, ये दोनों अलग अलग है। एडसॉर्प्शन अलग, एब्सॉर्प्शन अलग। तो यदि अभी हमने एग्जांपल लिया स्पून के ऊपर मिल्क, तो क्या हो गया? एडसॉर्प्शन, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे था। बट कॉटन के ऊपर मिल्क, तो कॉटन के अंदर मिल्क चला जाएगा, करेक्ट? ऊपर तक रहेगा कि कॉटन की? नहीं, तो हो जाएगा एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन एक्चुअली बल्क फिनोमेना है, मतलब सिर्फ सरफेस तक सीमित नहीं है, बट एब्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस तक है। तो चलिए ये डिफरेंस बिटवीन, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट भी इसके साथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मैटर इज कॉन्सेंट्रेटेड। जो एड्सॉर्प्शन का जो मैटर होता है कॉन्सेंट्रेटेड कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। वो कभी पेनिट्रेट नहीं करता सरफेस के अंदर या बल्क ऑफ एब्सॉर्बेंट के अंदर, और इसलिए एड्सॉर्प्शन हमेशा एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि वो हमेशा सरफेस तक ही सीमित होता है। बट एब्सॉर्ब्ड मैटर जो है, एब्सॉर्ब्ड मैटर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इनसाइड भी एंड ऑन द सरफेस भी ऑफ बल्क सब्सटेंस। इसलिए एब्सॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है, क्योंकि सिर्फ सरफेस तक ही सीमित नहीं है, वो अंदर भी जा रहा है। तो एब्सॉर्प्शन सरफेस तक सीमित है, इसलिए सरफेस फिनोमिना है। एब्सॉर्प्शन
पूरे अंदर तक मटेरियल तक जा रहा है, इसलिए वो बल्क फिनोमेना है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन जो है एडसॉर्बेंट का वो हाई होता है ओनली ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट के सिर्फ सरफेस पे ही एडसॉर्बेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है क्योंकि सरफेस फिनोमेना है। बट एब्जॉर्प्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बल्क में ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे, बट एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर या प्रेशर से। एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसे कहते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्प्शन होगा एक अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा जिसे कहेंगे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बट एब्जॉर्प्शन जो है वो कोई भी हीट के साथ, इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ जो है वो कंपनीड नहीं है, इसलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता ही नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है क्योंकि सरफेस फिनोमेना है, बट एब्जॉर्प्शन को सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, पूरे बल्क से लेना देना है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया है। एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस या लिक्विड लाइक एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे वो रहेगा। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर जो पूरे बल्क में स्प्रेड होगा। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन। तो जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको वापस निकालने वाला प्रोसीजर को कहते हैं डिसॉर्प्शन। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट वाज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो कोई भी सरफेस पे यदि कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम निकाल दें, तो उसे क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन। जैसे स्पून के सरफेस पे मिल्क जो है वो एब्जॉर्ब हो गया था, अब इस मिल्क को यदि हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब जो है, सॉर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों का जो सम है वो है डिसॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन का जो सम है तो हुआ सॉर्प्शन। मतलब जहां पे एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों होता है तो मतलब सॉर्प्शन। जैसे कि चॉक, यदि चॉक को आप एक इंक के बॉटल में डिप कर दें तो इंक के मॉलिक्यूल्स चॉक के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, साथ ही साथ वो सरफेस को कलर कर देंगे और उसके साथ साथ इंक चॉक के अंदर भी घुस जाएगा और अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है, और जहां पे दोनों होता है एब्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी साइमल्टेनियसली, उसे कहते हैं सॉर्प्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शंस दो टाइप के होते हैं। पहला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसे फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन जिसे केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो याद रखें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन, सेकेंड केमिकल एब्जॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। ये दोनों पे कभी शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, कभी डिफरेंस बिटवीन भी, पर ज्यादातर डिफरेंस बिटवीन ही आता है, इसलिए हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयर करेंगे जिससे शॉर्ट नोट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। तो सिर्फ फिजिसॉर्प्शन पूछेंगे तो आप ये सिर्फ 7 पॉइंट्स लिख लीजिए, सिर्फ केमिसॉर्प्शन पूछेंगे तो उसके सिर्फ 7 पॉइंट्स लिख लीजिए, कंपैरिजन पूछेंगे तो दोनों के 7 पॉइंट्स लिख दीजिए, सिंपल। तो फिजिसॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन। जो फिजिसॉर्प्शन होता है उधर जो फोर्सेस एक्ट करता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो होता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये दो फोर्सेस एक्ट करते हैं वहां पे। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन से फोर्सेस है? वीक वंडरवॉल फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। बट केमिसॉर्प्शन में जो फोर्सेस काम करते हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो केमिकल नेचर के होते हैं, मतलब वो कोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं। सेकेंड, जो फिजिसॉर्प्शन है उसमें जो है नेचर स्पेसिफिक नहीं होता,
मतलब ऑल गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं ऑल सॉलिड्स पे। फॉर एग्जाम्पल ऑल गैसेस गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन चारकोल, दो फिजिसॉर्प्शन, बट केमिसॉर्प्शन में वो हाईली स्पेसिफिक होता है क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्म होना बहुत जरूरी है, उसके बिना जो है वो केमिसॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना बहुत जरूरी है आपके एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, इसलिए केमिसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है। जहां केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहीं केमिसॉर्प्शन होगा, जैसे कि एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन या हाइड्रोजन ऑन निकेल, तो यही सिर्फ केमिसॉर्प्शन है। फिजिसॉर्प्शन में नेक्स्ट है कि द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। यहाँ पे जो भी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, मतलब एड्सॉर्प्शन होने का जो हीट इवॉल्व होगा वो लो होगा और वो रेंज में होगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में। बट केमिसॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो हाई होता है और वो हाई रेंज में है, दैट इज 40 टू 200 किलो जूल पर मोल में। फिजिसॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे अकर होता है क्योंकि उसका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फिजिसॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा। बट केमिसॉर्प्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, बट यदि आप वेरी हाई टेम्परेचर पे चले जाओगे तब वापस केमिसॉर्प्शन जो है लो हो जाएगा क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। हाई टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होने लगेंगे जिससे केमिसॉर्प्शन लो हो जाएगा। तो याद रखिए केमिसॉर्प्शन जो हाई टेम्परेचर पे होता है बट वो हाई टेम्परेचर एक लेवल पे रहता है, यदि उससे ज्यादा हाई कर दो आप तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में वो बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा जिससे केमिसॉर्प्शन वापस लो रेट में हो जाएगा। फिजिसॉर्प्शन का एग्जांपल है लो टेम्परेचर N2 गैस इज फिजिकली एड्सॉर्ब्ड ऑन आयन। ठीक है, केमिसॉर्प्शन का एग्जांपल है N2 गैस केमिकली एड्सॉर्ब्ड ऑन आयन। दोनों में देखिए N2 गैस ही आपका एड्सॉर्बेट है और आयन एड्सॉर्बेंट है दोनों केस में, बट फिजिसॉर्प्शन में वो लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्ब हो रहा है और केमिसॉर्प्शन पे वो हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प करता है आयन और नाइट्रोजन के बीच में और एक लेयर बनाता है आयन नाइट्राइड का जिससे केमिसॉर्प्शन होता है। बट जैसे ही टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर दोगे ये आयन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा और डिसॉर्प्शन दिखने लगेगा। फिजिसॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल है बट केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल है क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है। फिजिसॉर्प्शन जो होता है वहां पे लेयर्स मल्टी लेयर्स बन जाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाता है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक मल्टी लेयर बन जाता है, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर। बट केमिसॉर्प्शन में हमेशा एक मोनो मॉलिक्यूलर लेयर ही रहता है, तो एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के ऊपर मोनो लेयर ही रहेगा क्योंकि वो एक ही बार केमिकल बॉन्ड बना सकता है एड्सॉर्बेंट के साथ। करेक्ट, एड्सॉर्बेट, क्योंकि एक बार लेयर वो बॉन्ड बना दिया तो दूसरा लेयर आके कहां बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये हमेशा मोनो लेयर होता है और ये मल्टी लेयर। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। शॉर्ट नोट पूछा जाए तो जैसे मैंने कहा सिर्फ फिजिसॉर्प्शन के 7 पॉइंट लिख दीजिएगा, सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा जाए केमिसॉर्प्शन पे तो सिर्फ केमिसॉर्प्शन के 7 पॉइंट, और जब डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो दोनों के। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askadoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, success never comes around to look for you. While you wait around, you have got to get up and work at it to make your dreams come true. That's all for today. Thank you. Stay